कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम जो है 18, 19, 20 और 21, 22 दिसंबर का जो है होने जा रहा है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त आगे आने वाले शिफ्टों में किसी भी 3 एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो ये क्लास बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे मैं कराऊँगा जो प्रश्न वो 100% है कि जब कल परसों या किसी भी दिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो 100% ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपके जीके के भी प्रश्न मैंने रखा हुआ है, आपके मैथ के भी प्रश्न मैंने रखा हुआ है, आपके रीज़निंग के भी प्रश्न रखा हुआ है, कंप्यूटर के भी प्रश्न रखे हुए हैं। मतलब पूरे के पूरे जिस तरीके से आपका पेपर आएगा, मैंने 100% यहाँ पे प्रश्नों को रखा हुआ है। और ख़ास करके अगर आप इन टोटल 50 प्रश्नों को कराऊँगा इस क्लास में, अगर इन 50 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जिस लेवल के प्रश्न मैंने रखा हुआ है, इससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा। तो फटाफट से इन प्रश्नों को देख लेते हैं, बहुत कम समय में हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं, किसी भी दिन, किसी भी शिफ्ट, तो आप लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको हम बिल्कुल डेली ही कराने वाले हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, तब तक कराऊँगा, ताकि आप आसानी से जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है? और बिल्कुल ही फ्री रहेगा ये क्लासेज। सुबह एक क्लासेज रहेगा और एक जो है शाम में रहेगा 8 बजे, ठीक है? 8 पीएम पे ये क्लास रहेगा और एक जो है सुबह के 6 एएम पे। तो ये 2 क्लासेज अगर आप कर लेते हो दिल्ली पुलिस के लिए, तो 100% आप जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना मूर्ति किसकी जो है बनी थी? पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना मूर्ति किसकी बनती थी? ये प्रश्न पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया कि ये तो आप लोगों के काँस्य की बनती थी, तो बिल्कुल राइट उत्तर। देखिए, हम लोग फटाफट से प्रश्नों को करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। आप कहीं न कहीं एग्ज़ाम हॉल पे जो है बैठे होंगे, ठीक है? तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में जो है स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। आपका जो भी राइट उत्तर बन रहा है, आप टेस्ट के तौर पे समझिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और ये प्रश्न आ चुका है आपके एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है? तो आप इसका राइट उत्तर क्या देंगे? तो एक जो है सिस्टमैटिक रूप से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आप अपने आप को आँक भी लेंगे। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है किस राज्य में स्थित है, प्रश्न पूछा गया है। तो जिन्होंने बताया कि ये तो आप लोगों का राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि कजली तीज किस राज्य का एक जो है भारतीय सांस्कृतिक त्योहार है? कजली तीज किस राज्य का जो है एक भारतीय सांस्कृतिक त्योहार है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो जिन्होंने बताया है राजस्थान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि झाली किस राज्य का एक लोक नृत्य है? झाली किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे फटाफट से। झाली किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हुगड़ी नृत्य आम तौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? हुगड़ी नृत्य आम तौर पर निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। पांचवा नंबर प्रश्न जो है फटाफट से बताएंगे, हुगड़ी नृत्य आम तौर पर निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान मनाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है गणेश चतुर्थी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जो है विकल्प
चोल वंश के जो है शाही प्रतीक से शामिल है, शाही प्रतीक में शामिल है। निम्न में से कौन सा जो है विकल्प चोल वंश के शाही प्रतीक में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे बाघ, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की जो है शक्ति प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न आप लोगों को 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 7वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया अनुच्छेद 72, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी जो है काल्पनिक रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सी जो है काल्पनिक रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है? तो ये तो कर्क रेखा है जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी के साथ खादर और बांगर शब्द जुड़े हैं? निम्न में से कौन सी मिट्टी है जिसके साथ जो है खादर और बांगर जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है जलोढ़ मिट्टी को खादर और बांगर कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस मिट्टी को खादर और बांगर, ये तो जलोढ़ मिट्टी अभी हो गया है ना, ये देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न की एक व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने रबड़ बेचने होंगे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। अब ये गणित का प्रश्न है, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। ये जो है गणित के प्रश्न आ चुके हैं आप लोगों के सामने। एक बार जो है क्लास को सभी लोग लाइक कर लीजिए, सभी लोग एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं और बताने की कोशिश करेंगे। जैसे इस प्रश्न में बोला गया है कि 6 रबड़ बेचने पर, यानी कि हम क्या करते हैं 1 रुपया, तो रुपया को ऊपर रख लो और संख्या जो है हमेशा ही नीचे होती है वस्तु। तो 1 रुपये में 6 रबड़ और 40% की हानि हो रही है, यानी कि आप यहाँ पे कर लीजिएगा कितना, 40% का हानि हो जाएगा, यानी कि 100 वाला सामान आपको कितना में बेचना पड़ेगा? 60 में। 1/6 गुणे 60 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें 40% का नुकसान होगा, यानी कोई सामान 100 का है तो उसको 40 में हम बेच रहे हैं। फिर कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करना है, तो कितने में बेचा जाएगा? तो 1/, हमें नहीं मालूम है कि कितना सामान बेचना है, n संख्या मान लेते हैं और 20% का लाभ, यानी कि हमें 100 वाला सामान 120 में बेचना है। अब देखिए 60 के पहाड़े में 120 2 मर्त में, ये 2 के पहाड़े में 3 मर्त में, यानी कि n का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? n बराबर 3, यानी कि हम उस वस्तु को 3 बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस जो है वर्ष में जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष में जोड़ी गई थी? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं और 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया कि 1951 ईस्वी में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, फटाफट से आपका राइट उत्तर ए होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से उड़ीसा की सबसे बड़ी जो है नदी कौन सी है? निम्न में से उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? स्टार लगाएंगे इस क्लास को। जिनका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो आप इन प्रश्नों को रट जाओ, क्योंकि यही प्रश्न आपको जो है सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। आप देख लेना जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यहाँ से कितने प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में सीधे मैच करेगा।
तो सबसे बड़ी नदी जो है उड़ीसा का पूछा गया है, तो आपको बताना है महानदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तारीख को लागू किया गया था? भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तारीख को लागू किया गया था? मतलब जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है 14 नंबर प्रश्न। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तारीख को लागू किया गया था। तो 1 जुलाई जो है 2017, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017। जिन्होंने भी बताया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए पूरा का पूरा कंप्लीट जो है एक आपको पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, और इस तरीके के क्लास आपको मिलना यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है। तो आप लोग जो है क्लास को बिल्कुल सपोर्ट करिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। जैसे समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 18 लिखा है, तो यहाँ पे हमें जो है वैल्यू नहीं दिया गया है। अब आपको देता हूँ 10 सेकंड का समय। मैथ और रीजनिंग में थोड़े से आपको भी समय चाहिए, तो ही आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया, तो 2 से हो गया 3, 2 से हुआ 3, 3 से हुआ 6, 6 से हुआ 18। मतलब अगर देखेंगे यहाँ पे 2 गुना, यहाँ पे 3 गुना, यहाँ पे तो गुना ही नहीं है। मतलब लॉजिकली यहाँ पे हम ये समझेंगे कि देखिए पहले लिखा है 2, फिर लिखा है 3, 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, फिर 3 में जो है 6 से गुणा करेंगे, 3 चौका 12, फिर सॉरी 3 छक्के कितना हुआ 18 हो रहा है, 18 जो कि यहाँ पे है। तो अब क्या करेंगे 6 गुणे, अब क्या कर लेंगे 18, तो 18 छक्के कितना होता है 108। बात समझ में आ रहा है? हर दो संख्याओं को गुणा किया हुआ है, इन दो संख्याओं को गुणा करके ये लिखा है, इन दो संख्याओं को गुणा करके हम यहाँ पे लिख देंगे 108। ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस दर्शन को संख्या के प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? निम्न में से किसे निम्न में से किसे दर्शन की संख्या के प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए 16वें नंबर प्रश्न का। तो जिन्होंने बताया है कपिल, बिल्कुल राइट उत्तर है कपिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना किसने की थी? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। सभी लोग बताएंगे कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो जिनका भी आ रहा है एनी बेसेंट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुणबी किस भारतीय राज्य का एक जो है लोक नृत्य है? कुणबी किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे। तो बात की जाए यहाँ पे कि ये कहाँ का है, तो गोवा जिन्होंने बताया है गोवा राज्य का जो है कुणबी है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। किस भारतीय नृत्य शैली में महारी नृत्य शैली है? किस भारतीय नृत्य शैली में महारी नृत्य शैली है? क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश किया है उड़ीसा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अजी लामो निम्न में से किस राज्य का जो है एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? अजू लामो निम्न में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण जो है लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है।
तो जिन्होंने बताया है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा जो है आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय द्वितीयक जो है क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है निम्न में से कौन सा जो है आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि चीनी कारखाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है चीनी कारखाना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्न में से पार्शिक किसकी इकाई है। निम्न में से किसकी पार्शिक इकाई है, ये प्रश्न पूछा गया है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 22। लाइक शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, एक बार कम से कम लाइक शेयर क्लास को कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि हाँ क्लासेज जो है आप लोगों का स्टार्ट है और सभी लोगों के पास ये जो है क्लास पहुंच सके। तो ये जो है पार्शिक किसकी लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है, आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। अगला प्रश्न है प्रतिबल की एसआई, प्रतिबल की जो है एसआई निम्न में से क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रतिबल का जो है एसआई यूनिट हम लोगों से पूछ लिया है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है पास्कल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है पास्कल होता है प्रतिबल का एसआई मात्रक। फटाफट से आज जो है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए रीजनिंग का दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है और थोड़े से अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे, 69 से 73 हुआ 4, अगर हम ऐड करेंगे फिर 73 से 67 हो जाएगा। यहाँ पे तो भाई साहब गड़बड़ हो गया, क्या हुआ वैल्यू तो कम हो गया। कितना कम हुआ, तो इधर 6 कम हो गया, माइनस का 6 हो गया, फिर 75 हो गया, तो यहाँ पे कितना 8 प्लस हो गया। कोई लॉजिक बन रहा है, 4 प्लस फिर 6 माइनस फिर 8 प्लस, तो अगर हम 10 माइनस करते हैं तो 75 में से 10 जाएगा 65, 65 सभी में दिया गया है, बिल्कुल सही है। तो फिर हमें 12 घटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या किया गया है कि सबसे पहले यहाँ पे 4 प्लस कर दिया, ठीक है, फिर 6 माइनस कर दिया, ठीक है, फिर जो है 8 प्लस कर दिया है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि 10 माइनस करते हैं, 8 प्लस किया है तो यहाँ पे 10 माइनस किए हैं, तो यहाँ पे हमें मिल गया 65, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है देखिए 2 2 बार बार बढ़ रहा है, तो 10 के बाद क्या हो जाएगा 12 हम प्लस करेंगे तो 65 12 कितना होता है 65 और 12 कर लीजिए 5 2 7 77 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप आसानी से इसको कर सकते थे, थोड़े से आप लोगों को लॉजिकली सोचना था। चोल प्रशासन के संदर्भ में वीटी शब्द का अर्थ क्या है। चोल प्रशासन के संदर्भ में वीटी शब्द का अर्थ क्या था, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कर। वीटी का मतलब होता है कर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किसकी जो है अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला जो है कारखाना स्थापित किया था। किसकी जो है अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है किसने किया था ये, तो औरंगजेब ने। औरंगजेब का जो है यहाँ पे आदेश था, तब जाके अंग्रेजों ने यहाँ पे जो है पहला कारखाना बैठाया था। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार क्या है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है भारत सरकार का प्रथम गतिविधि अधिकार कौन सा है। तो जिनने बताया है भारत के अटॉर्नी जनरल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि 256, 136, 436 का जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अब महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि जिस
दो संख्याएं या तीन संख्या या चार संख्या, किसी भी संख्या के बीच महत्तम संख्या निकालना है, उन दोनों ही संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगे, बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को देख लेते हैं। क्या 12 सबसे बड़ी संख्या है? बिल्कुल है। तो इन तीनों ही संख्याओं में 12 से भाग लग रहा है, तो 12 राइट उत्तर हो जाएगा इसका मौसा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 12 के पहाड़े में क्या आता है। 12 के पहाड़े में आता है 12 दूना 24 और 16 हो जा रहा है। देखिए 12 के पहाड़े में ये नहीं आएगा, तो ये वाला तो उत्तर गलत। जिसका जो है HCF होगा वही, उससे पूरा का पूरा तीनों में भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे पहले वाले में ही भाग नहीं लगा, तो ये गलत। फिर अब इससे जो है इससे छोटा क्या है, तो 8। ये वाला 8 पे चलेंगे, क्योंकि 4 और 2 तो छोटा हो जाएगा इससे। तो पहले 8 को चेक करते हैं। 8 से इसमें भाग लगेगा, 8 3 24, 8 दूना 16। ठीक है, 8 एकम में 8 और यहाँ पे 5 56, 8 7 56 बिल्कुल लगेगा। 8 5 40, यहाँ पे देखिए 8 5 40, 3 36 हो गया। तो 8 3 24, यहाँ पे भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इससे देख लेते हैं 4 से, यहाँ से 4 से भाग लग गया, यहाँ पे भी 4 से लग गया और यहाँ पे भी 4 से लग गया। तो हमारा जो राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसका मौसा हो जाएगा। बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि निम्न में से कौन सी जो है रबी फसल की एक फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी फसल जो है रबी फसल नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जौ तो रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, सरसों भी रबी फसल है, कपास रबी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अजंता की गुफाएं निम्न में से किस नदी के जो है बाएं किनारे पर स्थित है। अजंता की गुफाएं निम्न में से किस नदी के किनारे बाएं में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि बाघोरा नदी। बाघोरा नदी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया था। किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर क्या की जाती है। वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय की गणना आज जो है यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि प्रचलित मूल्य के आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां किसके कारण होती है। पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां किसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है एक कोशिकीय के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि राजा रेड्डी का जो है संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है। राजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया यहाँ पे कुचिपुड़ी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पोंडुंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। पोंडुंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। ये तो है अरुणाचल प्रदेश में, आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विसाल्टिक मैग्मा का जो है स्रोत कौन सा क्षेत्र है। वेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है, ये प्रश्न पूछा गया है। 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऊपरी मेल्टल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मक्कू, तुयुई, सोनाई, रुकनी किस नदी का जो है सहायक नदियां हैं। तो ये तो जो है आप लोग को बराक नदी की जो है सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितनी जो है रीट की गारंटी दी जाती है। तो जिन्होंने बताया 5, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे अनुच्छेद 43 बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दूधगंगा नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? दूधगंगा नदी निम्न में से कौन सी नदी की सहायक नदी है? 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे जो है मजम ऊख बहरीन पुस्तक लिखी? निम्नलिखित में से किसने जो है मजम उल बहरीन पुस्तक लिखी? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे दारा सिकोह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की जो है योजना किसने पूर्वी राज्यों में लागू की जा रही है? तो भारत में हरित क्रांति लाने की योजना पूर्वी राज्यों में लागू की जा रही है। ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये तो 6 राज्यों में। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिएगा यहाँ पे आपके जो भी प्रश्न थे इसको तो हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने कितने प्रश्नों को यहाँ पे सही उत्तर बताएं, ये जो है आप लोगों को बताना है सभी लोगों को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको डेली ही क्लास करना है, अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।